हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम एरर का वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसका एरर का बेसिक वीडियो जो बना है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जो एरर पे बेस्ड है, वो जरूर आप पढ़ लें, तभी आपको ये वीडियो समझ आ पाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। हम AIPMT का क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, if voltage across a bulb rated 220 volt 100 watt drops by 2.5% of its value, then the percentage of the rated value by which power would decrease। हमें ऑप्शन दिए हैं 20%, 2.5%, 5% और 10%। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए, जो आपका गिवन बल्ब है उस पे हमेशा इस टाइप की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। हर बल्ब को अगर आप देखेंगे उस पे लिखा होगा 220 वोल्ट 100 वॉट या 220 वोल्ट 15 वॉट। तो इसका मतलब क्या, पहले समझ लें। 100 वॉट का मतलब ये है, 100 वॉट का मतलब ये है 100 जूल बाय 1 सेकेंड। बेसिक मतलब ये है। मतलब 100 वॉट का मतलब ये है कि ये जो बल्ब है इसकी जो पावर है 100 वॉट है। इसका मतलब ये है कि ये बल्ब आपका 1 सेकंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। 1 सेकंड में 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है। आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। तो 1 सेकंड में अगर बल्ब आपका 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तब आप कहोगे उसकी पावर 100 वॉट है। लेकिन बल्ब आपका हमेशा 1 सेकंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करे, ये जरूरी नहीं है। ये बल्ब का डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि ये बल्ब आपका 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी तभी कंज्यूम कर पाएगा बच्चों, जब वो ऑपरेट होगा 220 वोल्ट पे, जब वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बताया कि जो वोल्टेज है वो 2.5% से अपनी वैल्यू को ड्रॉप कर रही है। ठीक है, आपकी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रही है। इस बल्ब को प्रॉपर 220 वोल्ट नहीं मिल रही। इसका मतलब ये 100 वॉट की अपनी जो एफिशिएंसी है वो अपनी शो नहीं कर पाएगा। वो 1 सेकंड में 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाएगा। वही पूछा है कि अगर वोल्टेज 2.5% से ड्रॉप हो रही है तो पावर में कितना ड्रॉप होगा, पावर में कितना डिक्रीज आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज, मतलब डेल्टा V बाय V इंटू 100 गिवन है। कितना? 2.5%। बच्चों ये हमें गिवन है। डेल्टा V स्टैंड फॉर चेंज इन वोल्टेज बाय ओरिजिनल वोल्टेज इंटू 100, मतलब चेंज इन वोल्टेज हमें गिवन है कितनी, परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज में गिवन है कितनी, 2.5%। ये हमें गिवन है। हमें निकालना क्या, पावर में परसेंटेज चेंज देखना है। मतलब हमें डेल्टा P बाय P इंटू 100 निकालना है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमें निकालना है। अब हम चलते हैं। हमें पता है पावर होती है वर्क बाय टाइम, और ये होता है V इंटू क्यू बाय टाइम। ठीक है, आपको पता होगा, आपको पता है V का फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला था W बाय क्यू। आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है W बाय क्यू। ठीक है, एक कूलम को मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये यहां से वर्क डन आ गया V इंटू क्यू, और V इंटू क्यू और Q इंटू टी क्या हो गया, I। तो हमें पावर का फॉर्मूला होता है, पावर होता है V इंटू आई। लेकिन हमें तो बात करनी है पावर की और वोल्टेज की। पावर की बात करनी है और बच्चों वोल्टेज की बात करनी है। इस आई को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ये आई हमारा कन्वर्ट हो जाएगा
v बाय आर में आई होता है v बाय आर। अब ये r जो है बच्चों ये आपका कांस्टेंट है। वोल्टेज में जितना मर्जी ड्रॉप आए, पावर जितनी मर्जी चेंज हो रही है, लेकिन जो रेसिस्टेंस है किसका, ये कांस्टेंट, ये है क्या, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब। ये आपका जो कॉइल है उसका जो रेसिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बन गया P इक्वल्स टू कांस्टेंट V स्क्वायर। ठीक है, वन बाय, अगर R कांस्टेंट है तो वन बाय आर भी कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब P बन गया कांस्टेंट V स्क्वायर। तो हमारे एरर में फॉर्मूला पता था कि अगर कोई चीज समथिंग इनटू समथिंग से बन रही है, कांस्टेंट के साथ बन रही है, तो इसमें आपका रिलेटिव एरर क्या आएगा, डेल्टा P बाय P मीन इंटू 100 क्या बनेगा। कांस्टेंट को हम एरर में कंट्रीब्यूट नहीं करते बच्चों, ये मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बताया है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, कि कांस्टेंट हम हमेशा हमारा एरर में कंट्रीब्यूट नहीं होता बच्चों। तो कांस्टेंट को हम एरर में लेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर हमारी आगे आ जाती है डेल्टा V बाय V इंटू 100। ठीक है, ये आ गया हमारा। हम इसमें करते थे, चलो मैं इसको डिटेल में करता हूँ, हम इसमें करते थे डेल्टा P बाय P इक्वल्स टू कांस्टेंट कंट्रीब्यूट नहीं होगा, पावर आ गई डेल्टा V बाय V। अब आगे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा P बाय PM इंटू 100 टू टाइम डेल्टा V बाय VM इंटू 100। ये हमें गिवन है बच्चों। परसेंटेज चेंज या परसेंटेज ड्रॉप हमें वोल्टेज का पता है कितना है, 2.5% गिवन है हमें, तो ये आ गया 2 इंटू 2.5%। तो आपका जो आंसर आ गया 5%। तो बच्चों ये ऑप्शन आपका सही है। इसका मतलब अगर बल्ब में वोल्टेज का 2.5% का ड्रॉप आ रहा है तो पावर में कितना परसेंट का ड्रॉप आ गया, 5% का ड्रॉप आ गया। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो आपने देखा एक क्वेश्चन करने के लिए कितनी इंफॉर्मेशन हमारी यूज हो रही है। तो बच्चों जो जो इंफॉर्मेशन आपको जहां जहां मिल रही है वहां उसको स्टोर करते जाओ। हर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन है बच्चों, लेंथ हमें दी है 16.2 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी है 10.1 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट इन appropriate significant figures। इसमें ऑप्शंस हैं 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 163.62 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 163.6 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 163.62 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके ऑप्शन हैं। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के तहत अपनी कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको मैंने ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स बताया था, वो आर्टिकल अगर आपको आता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाएंगे। बच्चों यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हमें आंसर में ये क्या गिवन है, ये आपको मीन एरिया पता है, और ये क्या पता है उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर पता है। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है किसमें, एरिया में। तो आपको हर क्वेश्चन में उसकी मीन वैल्यू पता है, हर ऑप्शन में मीन वैल्यू पता है, और मीन एब्सोल्यूट एरर पता है किसमें, एरिया में। लेकिन एरिया में मीन एब्सोल्यूट एरर आपका तभी निकल पाएगा बच्चों जब आपको लेंथ में मीन एब्सोल्यूट एरर पता होगा, ब्रेथ में भी मीन एब्सोल्यूट एरर पता होगा। लेकिन यहाँ तो हमें, अगर आप देखें इस कैलकुलेशन में, यहाँ पे हमें मीन वैल्यू पता है कितनी, 16.2 सेंटीमीटर। वैसे ही ब्रेथ में मीन वैल्यू पता है कितनी, 10.1 सेंटीमीटर।
हमें इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं पता है। जब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं पता है लेकिन मेजरमेंट पता है, यहाँ पे देखो मेजरमेंट आपको पता है, तो आपने देखना कि ये मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से की गई है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट से किया है, ये आपका मीटर स्केल से आपकी मेजरमेंट किया है, क्योंकि इसमें डेसिमल के एक ही प्लेस तक गया है। क्योंकि आपने लीस्ट काउंट जब आपने वीडियो देखा होगा मैंने उसमें बताया था कि 16.2 सेंटीमीटर का मतलब ऐसा लीस्ट काउंट कितना है इस इंस्ट्रूमेंट का बच्चों, लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, और इसका भी लीस्ट काउंट कितना है, वो भी 0.1 सेंटीमीटर है। और मैक्सिमम एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितना हो सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट ही होता है बच्चों। जैसे मान लो आपके पास ये मीटर स्केल है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 आ गया, 0.5 आ गया, ये आपका 1 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है जो कि इसका लीस्ट काउंट होगा, 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। यही इसमें मैक्सिमम एरर इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकता है ना। मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, 0.1 से। इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर है। जो लीस्ट काउंट होता है उसी को हम मीन एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं किसी मेजरमेंट का, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, लेंथ को लिख सकते हैं 16.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ब्रेथ को लिख सकते हैं 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों मैं दोबारा से बता रहा हूं, जो भी किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है, किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर का, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो होता है उसका मैक्सिमम लीस्ट काउंट के बराबर हो सकता है। ये आपका 0.1 लीस्ट काउंट है, तो वो इसका एरर हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ पे गिवन नहीं था, तो हमने मेजरमेंट के बिहाफ पे ही उसका लीस्ट काउंट निकाला और उसी से हमने मीन एब्सोल्यूट एरर डिक्लेयर कर दिया, लेंथ का और ब्रेथ का। अब हमें पता है एरिया निकालना है शीट का, हमें शीट का बच्चों एरिया निकालना है, और शीट का जो एरिया आएगा, सिंस एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका मतलब इसमें ए मीन क्या आ गया, ए मीन आ गया इसमें एल मीन इंटू बी मीन, और इसी में आपका, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला केस है, और मल्टीप्लाई वाले केस में हम क्या देखते हैं, रिलेटिव एरर देखते हैं। डेल्टा ए बाय ए मीन आ गया किसके बराबर, डेल्टा एल बाय एल मीन प्लस डेल्टा बी बाय बी मीन। तो बच्चों क्योंकि हमें ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है एरिया का, तो हमें डेल्टा ए निकालना पड़ेगा, ए मीन डेल्टा एल बाय एल मीन प्लस डेल्टा बी बाय बी मीन। हमें एल मीन इंटू बी मीन भी निकालना पड़ेगा। अब एल मीन कितना है, एल मीन हमें दिया 16.2, यह आ गया 16.2 इंटू 10.1। अब हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है सिग्निफिकेंट फिगर को देख के करनी है। अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मैंने आपको बताया था जब भी दो मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर में आपने हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होते हैं। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 163.6 के बराबर। आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे ये आएगा 163.6 के बराबर। लेकिन हमने अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 हो गए, लेकिन हमने आंसर में कितने रखने, 3। तो हम इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ करके यहाँ 6 की जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे क्या बनेगा 164, ये बनेगा आपका 164 ए मीन की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे तो आपका लक अच्छा है कि यहाँ पे भी 164 अकेले में है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि बाकी में 163 163 163 दिया है, ठीक है। 163.6 वही मैं कह रहा हूँ ना आ रहा है, लेकिन आप कहीं इसमें ये वाले ऑप्शन मत सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो आपका आंसर 164 आएगा, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन मान लो यहां भी 164 दिया होता, यहां पे भी 164 दिया होता, फिर आपके पास दो ऑप्शन आ गए, ये भी आ गया ये भी आ गया। अब हमें आगे चलना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। यहां तो वैसे अगर यही क्वेश्चन होता फिर तो आपने आंसर निकाल लिया था, लेकिन मैं इसके आगे भी चलूंगा, आपको बताऊंगा कि अगर मान लो 164 के ऑप्शन 2 में होते, अब आपको डेल्टा ए भी निकालना है। अब डेल्टा ए क्या आएगा बच्चों, डेल्टा ए आएगा 164, ए मीन आ गया आपका, ए मीन आपका आ गया 164, आप यहाँ पे 164 डालेंगे। डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है 0.1, और लेंथ कितनी है 16.2, प्लस डेल्टा बी कितना है
डेल्टा बी भी 0.1 है, तो ये कितना है 10.1, ठीक है। ये आ गया 164, ये आप डेसिमल हटा दें, 1/162 आ गया, प्लस 1/101 आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे, अब इसके लिए आपको ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर का वीडियो आना चाहिए, जो मैंने आप सिग्निफिकेंट फिगर का वीडियो नंबर 2 बनाया था, ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, वो आपको आना चाहिए, तभी आप इसकी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आपका 164 आ गया, ये तो एज इट इज। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, 1 रखना है। तो यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये आपका आ रहा है 0.00617, 1 को 162 से डिवाइड कर रहे हैं, आ रहा है 0.00617, और इनको जब डिवाइड करें आ रहा है 0.0099, ठीक है। लेकिन मुझे पता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट आना चाहिए, 1, और इसका मतलब आंसर आपका यहां तक आना चाहिए था, क्योंकि 0.006 में कितने हैं, 1 है, ठीक है बच्चों। 0.006 में कितने सिग्निफिकेंट्स होते हैं, 1, क्योंकि ये आपके जो फ्रंट जीरोस होते हैं, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। वैसे ही यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 3। तो आंसर में कितना आना चाहिए, 1 तक, आंसर आपका यहीं तक आना चाहिए। लेकिन अभी मैं इसकी राउंडिंग ऑफ नहीं करूंगा, मैंने आपको समझाया था राउंडिंग ऑफ आपने लास्ट में करनी है, लेकिन आपने सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 लेना है, लेकिन अभी यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, क्योंकि अभी कैलकुलेशन बाकी है। आपने राउंडिंग ऑफ लास्ट में करनी है, लेकिन आपने सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। यहाँ पे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने थे आपको, 1। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये आ गया आपका, ऐड करके और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ गया 2.63। लेकिन आपको पता है यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, यहां भी 1 है, और यहां पे कितने थे, 3। तो आपको आंसर किसमें रखना है, 1 में रखना है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा यहां, तो आपको आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखने हैं, 1 ही रखना है। तो इसका मतलब आपको सिग्निफिकेंट फिगर 1 रखने के लिए इसकी राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। तो 6 की राउंडिंग ऑफ करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। 6 की राउंडिंग ऑफ करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो बच्चों यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, जबकि अपने आंसर में कितने रखना है, 1 रखना था। तो इसका मतलब आंसर इसका 164 ± 3 ही आएगा। इसके लिए आप बच्चों ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर का वीडियो देखें, वहां पे मैंने इस टाइप की कैलकुलेशन डिटेल में बताई है कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हुए कैलकुलेशन हम करते हैं। रूल ये था कि जब भी हम 2 चीजों को मल्टीप्लाई करते थे, तो आंसर में हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखने होते हैं, और जब भी हमें 2 चीजों को प्लस करना है, तो हमें क्या देखना पड़ता था, लीस्ट डेसिमल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एम्स में पूछा गया 2017 में, इफ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है एरर का वीडियो नंबर 2 में। इफ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय x equals to 2k3l² by m√n, the percentage error in the measurement of k, l, m and n are 1%, 2%, 3% and 4%. The value of x is uncertain. अनसर्टन हो गया, जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, मतलब एरर की बात कर रहे हैं कि x की वैल्यू में कितना एरर होगा। बाय ऑप्शन है बच्चों 8%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 12% और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ अबव। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल तो हमने पहले भी किया है, बहुत इजी है, हम आराम से कर सकते हैं। आप लोग पॉज करके इस न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व कर लें।
तो हमें पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस आया और मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमेशा एक्स में रिलेटिव एरर निकलता था, तो रिलेटिव एरर आ गया डेल्टा एक्स बाय एक्स, कांस्टेंट एरर में नहीं जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 3 टाइम डेल्टा के बाय के मीन प्लस 2 टाइम डेल्टा एल बाय एल मीन प्लस डेल्टा एम बाय एम मीन प्लस रूट का मतलब पावर क्या आ गई 1/2, तो 1/2 डेल्टा एन बाय एन मीन। तो बच्चों आप यहाँ पे पावर को नेगेटिव नहीं कर देना कि 1/2 को ऊपर लेंगे तो -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 आगे आ जाएगा। मैंने आपको बताया था एरर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, जो भी पावर्स लेंगे सबके सब पॉजिटिव में लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको 100 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ गया डेल्टा एक्स बाय एक्स मीन इंटू 100, यहाँ भी आपका 100 डेल्टा एल बाय एल मीन, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी आपका 100 आ गया। अब आपको ये गिवन है, ये क्या परसेंटेज एरर किसमें, के में, और के में परसेंटेज एरर कितना दिया 8% दिया, के में कितना दिया 1%, क्या आ गया 3 इंटू 1% प्लस 2, एल में कितना दिया है, एल में दिया है 2%, एम में कितना दिया है 3%, 1/2 और एन में कितना दिया बच्चों, एन में दिया 4%। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ गया 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 2%, 4 5 6 7 10 और 2 12% इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, एम्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग एम एल एंड टी आर 1%, 1.5% and 3%, 1%, 1.5%, 1.5% and 3%. Then the percentage error in measuring the physical quantity with dimension ml-1t-1 is 1%, 3.5%, 3% या 5.5% ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पे MLT में परसेंटेज एरर दिए है और हमें बता रखा है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम है। मान लो ये फिजिकल क्वांटिटी हम x लेते हैं, इसका मतलब x को हम ले सकते हैं m l-1 t-1 की रिप्रेजेंट से, इसी को लिख सकते हैं m l नीचे चला गया t नीचे चला गया, मतलब x को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्मेट में। इसको ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस आ गया और x में जो परसेंटेज एरर होगा कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा x बाय x मीन इंटू 100, डेल्टा m बाय m मीन इंटू 100, डेल्टा l बाय l मीन इंटू 100, डेल्टा t बाय t मीन इंटू 100। ठीक है बच्चों, हम MLT को फिजिकल क्वांटिटी के साथ ट्रीट कर रहे हैं और हमें पता है डायमेंशन में MLT हमारी फिजिकल क्वांटिटी से डिनोट होती है। और डेल्टा m बाय m ये आपका हमें गिवन है मास का, मास में कितना दिया 1%,
1.5% प्लस 3%, 3, 4, 5, 5.5%। क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन एमएलटी की फॉर्मेट में दिया था, तो आपको पता होना चाहिए एमएलटी की फॉर्मेट में भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट कर सकते हैं। तो आपका आंसर डी थी फेज में। ठीक है बच्चों, ये इसका करेक्ट वर्जन है। अब हम जेईई मेंस के क्वेश्चन देख लें। जेईई मेंस 2015 में क्वेश्चन आया था बच्चों। द पीरियड ऑफ oscillation of a simple pendulum is capital T equals to 2 pi root of L by G. Measured value of L is 20 centimeter. Known to 1 mm accuracy. And टाइम, बच्चों ये भी टाइम है, इसको हम कैपिटल टी कहेंगे, और ये जो टाइम होगा हमारा, ये हमारा स्मॉल टी है। ठीक है, एंड टाइम, यहाँ पे दो टाइम इंक्लूड हो रहे हैं। एक टाइम पीरियड होता है बच्चों, ये कैपिटल टी क्या होता है आपका, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने की कितना टाइम चाहिए, और अगर एक से ज्यादा ऑसिलेशन हो रही है उसका जो टाइम होगा वो ये टाइम है। एंड टाइम फॉर 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a watch of 1 second रेजोल्यूशन। जिस वॉच से हम ये टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं 90 सेकेंड, इसमें 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है लीस्ट काउंट। बच्चों रेजोल्यूशन का मतलब भी लीस्ट काउंट होता है। रेजोल्यूशन का मतलब भी होता है स्मॉलेस्ट चेंज that can be measured by instrument. कोई भी इंस्ट्रूमेंट में स्मॉलेस्ट चेंज को जो उसमें मेजर होता है, कम से कम जो चेंज उसमें मेजर हो सकता है, जैसे आपकी रिस्ट वॉच में 1 सेकेंड से कम का टाइम आप मेजर नहीं उसमें कर सकते, वही उसका रेजोल्यूशन है, वही उसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड रेजोल्यूशन दिया वॉच का। द accuracy in the value of G is 1%, 5%, 2% या फिर 3%। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला में पता है पेंडुलम का, ये मैंने आपको पहले भी डायमेंशन में बताया था फॉर्मूला। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई रूट ऑफ L बाई G, और यहाँ पे हमें L दिया 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन दी है कैपिटल L दी है 20 सेंटीमीटर, और इस लेंथ में नापने में जो एरर हो सकता है, और ये 1 mm की एक्यूरेसी तक नापा गया है, तो मतलब इसमें ज्यादा से एरर हो सकता है 1 mm का। इसमें डेल्टा एल हमें गिवन है, डेल्टा एल हमें गिवन 1 mm, एल हमें सेंटीमीटर में, ये मीटर मिलीमीटर में आ गया, तो उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये आ गया 0.1 सेंटीमीटर।
डेल्टा एल भी हमें गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें एक्यूरेसी निकालनी है जी में, मतलब हमें परसेंटेज एरर निकालना है जी का, क्योंकि आंसर में परसेंटेज एरर पूछा है, जी में परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहां से जी की वैल्यू निकाल दूं कि जी का फॉर्मूला क्या बना। तो अगर मैं इसको देखूं, टी हमें गिवन है 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। अगर मैं इसकी स्केयरिंग करूंगा बच्चों, अगर मैं स्केयरिंग करता हूं तो ये आ गया टी स्केयर इक्वल्स टू 4 पाई स्केयर एल बाई जी। तो यहां से अगर हम देखें, जी आ गया 4 पाई स्केयर एल बाई टी स्केयर। ये तो क्लियरली कांस्टेंट है, ये क्लियरली कांस्टेंट है। लेंथ मैंने आपको बता दिया। ये जो टी है बच्चों, ये आपका टाइम पीरियड है। दिस इज योर टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब जी में जो रिलेटिव एरर होगा वो क्या लिखा जाएगा, बाय जी मीन। मैं इसमें परसेंटेज एरर ले रहा हूं सीधा सीधा, 100 इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल मीन इंटू 100 प्लस 2 टाइम पावर आगे आएगी डेल्टा टी बाय टी मीन इंटू 100, ये आएगा, ठीक है। सीधा सीधा इसमें ये आ जाएगा। इसका मतलब हमें यहां पे, इसका मतलब हमें यहां पे ये वैल्यूज चाहिए। डेल्टा एल हमें पता है, डेल्टा एल हमें पता है, एल एम पता है, मीन वैल्यूज की पता है हमें, लेंथ की 20 सेंटीमीटर के बराबर है। डेल्टा टी और टी एम हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। अब यहां देखो, हमें यहां पे दिया 100 ऑसिलेशन के पीछे कितना टाइम लग रहा है, 90 सेकेंड। और किस वॉच को यूज कर रहे हैं, 1 सेकेंड की रेजोल्यूशन वाली वॉच को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इस वॉच से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो 90 सेकेंड है, ये क्या है, स्मॉल टी, दिस इज टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। चलो हम यहां पे देखते हैं, हमें पता है अगर टाइम फॉर एन ऑसिलेशन की बात करें, अगर हम बात करें टाइम फॉर एन ऑसिलेशन की, अगर वो स्मॉल टी है, जैसे यहां पे एन क्या है बच्चों, एन यहां पे 100 है और टाइम कितना है 90 सेकेंड, स्मॉल टी कितना है यहाँ पे 90। अगर मैं टाइम फॉर एन ऑसिलेशन की बात करूं, स्मॉल टी है, तो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन कितना आ जाएगा, टी बाय एन। तो ये जो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, यही बच्चों आपका क्या है, कैपिटल टी है, यही आपका कैपिटल टी है। तो इसको लिखता हूं 1 बाय एन इंटू स्मॉल टी। ये बन गया कैपिटल टी आपका बन गया 1 बाय एन इंटू स्मॉल टी। और मुझे पता है यहाँ पे स्मॉल टी कितना है, इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा स्मॉल टी कितना है 90 सेकेंड, और इस पर्टिकुलर केस के लिए एन कितना हमारा 100 है। इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा एन कितना है 100 है और स्मॉल टी कितना है 90 है, ठीक है, ये मुझे पता है। अब टी आ गया 1 बाय एन इंटू, बच्चों यहाँ पे जो ऑसिलेशन है वो फिक्स्ड है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। जब हम पेंडुलम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम बार बार ऑसिलेशन सेम रखते हैं, लेकिन टाइम पीरियड हमारा बार बार चेंज होता है। हम हमेशा 100 ऑसिलेशन ले रहे हैं तो हमेशा हम 100 ऑसिलेशन लेते हैं, मतलब ये ऑसिलेशन का जो नंबर है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कैपिटल टी आ गया 1 बाय एन इंटू टी, और क्योंकि एन कांस्टेंट है तो 1 बाय एन भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं एरर का फॉर्मूला लगाऊं, डेल्टा टी बाय टी मीन क्या बन गया, कांस्टेंट आपका एरर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये बन गया डेल्टा टी बाय टी मीन। इसका मतलब इस डेल्टा टी बाय टी मीन को मैं लिख सकता हूं डेल्टा स्मॉल टी बाय टी मीन। तो ये आपका आ गया डेल्टा एल बाय एल मीन इंटू 100 प्लस 2 टाइम डेल्टा टी बाय टी मीन इंटू 100, ठीक है बच्चों, डेल्टा टी बाय टी मीन। और हमें पता है ये टाइम कौन सा है हमारा, ये टाइम हमारा कौन सा है, ये टाइम हमारा है ये वाला। तो यहां पे आपका फॉर्मूला क्या बना, अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो। डेल्टा एल कितना है बच्चों, डेल्टा एल है 0.1 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर इंटू 100 प्लस 2 टाइम डेल्टा टी क्या है, टी क्या आपका, टी आपका 90 सेकेंड का टाइम है, और इस 90 सेकेंड के टाइम में हमने जो वॉच यूज की है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है आपका कितना दिया बच्चों, इसमें लीस्ट काउंट
1 सेकेंड दिए, तो आपका डेल्टा टी आ जाएगा 1 सेकेंड, और आपका जो टाइम है वो कितना है 90 सेकेंड इंटू 100। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें जो 100 ऑसिलेशन थे वो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा टी बाई टी एम में 1 बाई एन, ये एन क्या था हमारा 100 ऑसिलेशन था, एन क्या था हमारा 100, तो इसमें जो एन है वो नहीं आएगा क्योंकि एन कांस्टेंट है, तो इसमें एरर में हमारा वो एन कंट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये आपका बन गया 0.5 प्लस 20/9, ये आ गया 0.5 प्लस ये आ गया 2.22। ठीक है, 2.22 बन गया। तो ये आप सॉल्व करें कितना आएगा, 9 2 18। ठीक है, ये चलता रहेगा, तो ये आ गया आपका 2.52 आ गया। ठीक है, अब इसका जो नियर बाय है वो क्या ऑप्शन है, हम इस 5 की राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में जो है डेसिमल में दिया, इसका ना 5 की जब राउंडिंग ऑफ करेंगे 5 के पीछे क्या है नॉन जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ 2 का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, सॉरी मैंने गलती कर दी, ये आ गया 2.72 आ गया। तो जब मैं इसकी राउंडिंग ऑफ करूंगा तो ये आपका आंसर जो अप्रोप्रिएट आ रहा है वो 3% आ रहा है, तो ये आपका 3% एरर होगा, तो ये आपका सही आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान रखना था, यहाँ पे आपके 2 टी थे, कैपिटल टी था एक स्मॉल टी था, तो इसका आंसर था 3%। बच्चों 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखें। ऑब्जर्वेशंस वर टेकन फॉर सरफेस टेंशन। बच्चों सरफेस टेंशन मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, और मेजरमेंट बाय कैपिलरी मेथड, ये हम लिक्विड जो हम डिस्कस करेंगे, जब हम लिक्विड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तब हम ये वाला फॉर्मूला भी देखेंगे। हमें जो मेजरमेंट दी है सरफेस टेंशन को हमने मेजर करना है कैपिलरी मेथड की हेल्प से, इसको हम एसेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो हमारी जो डायमीटर आया, ये डायमीटर हमें दिया है, यहाँ पे हमने मेजरमेंट किया डायमीटर ऑफ कैपिलरी कितना गिवन है, कैपिटल डी इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हाइट in rise of water, rise of water h हमें गिवन है 1.45 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हमें लिखा है यूजिंग स्मॉल g इक्वल्स टू 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द रिलेशन, हमने रिलेशन एक यूज किया, कैपिटल टी आपकी सरफेस टेंशन होती है बच्चों, सरफेस टेंशन डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी आ गया RHG बाय 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन बाय मीटर। बच्चों एक सरफेस टेंशन में आपको फॉर्मूला बताया था, सरफेस टेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब न्यूटन बाय मीटर, न्यूटन बाय मीटर इसका डायमेंशन, सॉरी इसका यूनिट होता है। तो जो द पॉसिबल एरर इन टी इज, हमें ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 2.4%, दूसरा ऑप्शन दिया है 10%, तीसरा ऑप्शन दिया है 0.1%, और चौथा ऑप्शन दिया बच्चों 1.5%। हमें टी में परसेंटेज एरर निकालना है, हमें क्योंकि आंसर परसेंटेज एरर में दिए, हमें टी में बच्चों परसेंटेज एरर निकालना है। इसका इसमें हमें परसेंटेज, हमें जो कांस्टेंट है उसको अवॉइड करना है, बाकी परसेंटेज एरर में लिखना है। बच्चों इसमें कांस्टेंट आपके, चलो पहले हम देखते हैं
आर हमारा, आपने देखा होगा बच्चों, एक हमारा फिनोमेना होता है वाटर में कि मान लो वाटर का लेवल ये है, ये वाटर का लेवल है और इसमें मैंने एक फाइन कैपिलरी डिप कर दी। अगर मैंने इसमें फाइन कैपिलरी डिप कर दी, कैपिलरी फाइन रेडियस की ट्यूब होती है जो मैंने यहाँ पे डिप कर दी, और ये आपका लेवल ऑफ वाटर है। जैसे ही मैं इसको डिप करूंगा तो जो लेवल ऑफ वाटर होता है वो इसमें राइज कर जाता है। जो नॉर्मल लेवल है पानी का, उससे जो लेवल ऑफ वाटर होगा वो कैपिलरी में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वाटर लेंगे तो यहाँ पे राइज कर देगा, अगर यहाँ पे हम मर्क्यूरी लेंगे तो नॉर्मल लेवल से लेवल नीचे चल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने वाटर की बात कर रहे हैं, तभी लेवल आपका राइज करेगा। और यहाँ पे वैसे बताया नहीं है, हाँ लिखा है वाटर के बारे में मेंशन है, वाटर में हमेशा लेवल ऊपर जाता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और यहाँ पे डी हमें क्या दिया है? डायमीटर दिया है, किसका? कैपिलरी का। ठीक है, और राइज ऑफ वाटर कितना बता रखा है? ये H/1 है। उस केस में लिक्विड की सरफेस टेंशन में ये फॉर्मूला होता है। इस पानी की जो सरफेस टेंशन होगी उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा जो सरफेस टेंशन फॉर्मूला है वहां पे दिया RHG/2 × 10⁻3। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे रेडियस में इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन हमें मेजरमेंट में हमने क्या किया है? डायमीटर। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर भी नीचे भी, या जब ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा डायमीटर। तो नीचे भी 2 से करना पड़ेगा, नीचे बन गया 4Hg × 10/3। अब ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है बच्चों, ये जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने जो ऑब्जर्वेशंस ली हैं मेजरमेंट के लिए जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं वो किस किस के लिए हैं? डायमीटर की और राइज ऑफ वाटर की। इसको तो मैंने डायरेक्टली यूज किया है, जी की वैल्यू हमने यूज की है। मेजरमेंट हमने कैपिटल डी में ली है और हाइट में ली है। तो बच्चों जी की हमने मेजरमेंट ली है, इसका मतलब इसमें एरर नहीं आ सकता, एरर हमेशा मेजरमेंट में आता है। तो जी को भी हम कांस्टेंट में ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जी की हमने मेजरमेंट नहीं की है, जी को हमने डायरेक्टली यूज किया है। और एरर तभी आता है जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करेंगे। तो इसका मतलब जी को भी हम कांस्टेंट मानेंगे। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो ही कांस्टेंट रहेंगे, कैपिटल टी और एच। तो इसका मतलब कैपिटल टी में परसेंटेज आएगा कितना होगा? ΔT/T × 100, ये परसेंटेज आ गया सरफेस टेंशन। ΔD/dm × 100 प्लस ΔH/hm × 100, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखें इसकी मीन वैल्यू तो हमें गिवन है, डीएम तो पता है, लेकिन इसमें हमें मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया। तो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आप दोबारा क्या करेंगे? आप इस डिवाइस को देखेंगे, यहां पे क्या आ गया? 0.0125 मीटर। इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब इस वैल्यू में कितना मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया? 0.0001 का। ठीक है, 0.001, जो कि इसका लीस्ट काउंट था। इस मेजरमेंट का लीस्ट काउंट कितना है? 0.0001। मैंने आपको आज जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसमें भी मैंने आपको जो एरिया वाला क्वेश्चन कराया था उसमें यही बताया था, अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर गिवन नहीं है तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वही उसका मीन एब्सोल्यूट एरर बना दे। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया और इससे देखा कि इसका लीस्ट काउंट ये हो सकता है। वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं 0.0145 मीटर। इस इंफॉर्मेशन को बच्चों हम ये लिख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इसमें एरर देख सकते हैं कितना हो गया? 0.0145। इसमें कितना एरर हो सकता है? 0.0001 मीटर। तो इसका मतलब डेल्टा डी कितना आ गया? डेल्टा डी आ गया 0.0001 बाय 0.0125 इंटू 100 प्लस 0.0001 बाय हाइट कितनी आ गई? 0.0145 इंटू 100। ठीक है बच्चों, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे अब। ये कितना आ गया? ये आ गया 100/125, ये भी आ गया 100/145। आप इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो ये आएगा 100/125, 100/145।
तो ये आएगा 0.8 प्लस 0.6, ये आएगा 0.689 बच्चों, 689। तो ये आ गया आपका 1.489। तो इसकी जब आप राउंडिंग ऑफ करोगे, ये परसेंटेज में आगे बच्चों, है ना, ये परसेंटेज में आएगा। तो इसकी जब राउंडिंग ऑफ करोगे ये आएगा 1.5% के आसपास, 1.5%। तो यही आपका 1.5 का ऑप्शन बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं पता, तो हम मेजरमेंट से भी मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो किसके बराबर होता है? उसके लीस्ट काउंट के बराबर होता है बच्चों। ये आपका 2018 में क्वेश्चन था। The density of a material in the shape of a cube is determined by measuring three sides of the cube and its mass. If the relative error in measuring the mass and length are 1.5% and 1%, the maximum error in density is 2.5%, 3.5%, 4.5% या फिर 6%। बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करके इसका आंसर मार्क करें। तो बच्चों यहाँ पे हमें डेंसिटी निकालनी है, क्यूब की बात हो रही है, मास गिवन है और रिलेटिव एरर किस किस में दी है? मास में और लेंथ में। हमें रिलेटिव एरर लिखा है, वैसे दिया परसेंटेज एरर है। हाँ ठीक है, हमने परसेंटेज एरर निकाला डेंसिटी में। तो बच्चों क्यूब पता ही आपको सारी साइड्स बराबर होती हैं, और अगर ये साइड L है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? L का क्यूब। और यहाँ पे डेंसिटी में पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा? L क्यूब। और डेंसिटी मास और लेंथ से बन रही है, तो इसमें आपका जो परसेंटेज एरर होगा कैसे निकालेंगे? डेल्टा D बाय डी मीन इंटू 100, डेल्टा M बाय एम मीन इंटू 100 प्लस 3 टाइम पावर आगे आएगी डेल्टा L बाय एल मीन इंटू 100। अब हमें क्या दी है? ये हमें परसेंटेज एरर दी है मास में, कितना दी है? 1.5%, 1.5% प्लस 3 टाइम, और लेंथ में भी हमें परसेंटेज एरर दी है बच्चों, कितना? 1%, 1%। तो ये कितना आ गया? 4.5%। तो इसका आंसर आ गया 4.5%। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन आ गया इसका। काफी इजी न्यूमेरिकल था। आज का हम लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो 2019 में आया है। If the density
मेजरमेंट ऑफ ए क्यूब, इन ए डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ ए क्यूब, मास में गिवन है बच्चों, मास कितना गिवन है 10.00 प्लस माइनस 0.10 kg, ये मास हमें क्यूब का गिवन है। वैसे हमें लेंथ भी गिवन है क्यूब की, लेंथ कितनी गिवन है 0.10 प्लस माइनस 0.01 मीटर। द एरर in the density of cube is 0.01 kg per meter cube, 0.10 kg per meter cube, 0.31 kg per meter cube, 0.07 kg पर मीटर क्यूब। बच्चों ये हमें क्या गिवन है, ये एम मीन गिवन है, और ये क्या गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, इसमें एम मीन गिवन है प्लस माइनस डेल्टा एम गिवन है, और ये भी क्या गिवन है एल मीन गिवन है प्लस माइनस डेल्टा एल गिवन है। हमें एरर निकालना है। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालना है, तो इसका मतलब या तो ये एब्सोल्यूट एरर होगा, क्योंकि लेंथ और मास एब्सोल्यूट एरर के साथ दिए हैं, तो हो सकता है ये एब्सोल्यूट एरर हो, है ना। तो या फिर हो सकता है, तो हमें पता है डेंसिटी निकालनी, चलो हम डेंसिटी ऑफ क्यूब की बात करते हैं। पहले हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, या गया मास बाय एल क्यूब, क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज नहीं निकालना, तो क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला केस है, ठीक है। यहाँ पे एल 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और मास डिवाइड हो रहा है एल क्यूब के साथ, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले केस में हमेशा क्या लेते हैं, रिलेटिव एरर लेते हैं। तो रिलेटिव एरर को ही फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। डेल्टा डी बाय डी मीन कितना आ जाएगा, डेल्टा एम बाय एम मीन प्लस 3 टाइम डेल्टा एल बाय एल मीन, ये आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज तो निकालना नहीं है, चलो हम इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एम हमें दिया है कितना 0.10, एम मीन कितना दिया है 10.00, ठीक है, प्लस 3 टाइम डेल्टा एल कितना दिया है 0.01, और ये दिया है 0.10, ठीक है। ये हमें डेल्टा एल दिया, ये हमें एल मीन दिया है। अब इसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 10/1000। मैंने डेसिमल को इग्नोर कर दिया, यहाँ भी 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, ये आ जाएगा 1/10, ये आ गया 1/10, ये आ गया 0.01, एक 0 कट गया 0.01, ये आ गया 0.3, ये आ गया 0.31। मुझे पता था मुझे यहाँ पे एरर किस में निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर में, लेकिन अभी मैंने रिलेटिव एरर निकाला है डेंसिटी में, और रिलेटिव एरर निकल गया 0.31, ये मेरा रिलेटिव एरर निकला है। वैसे 0.31 का ऑप्शन भी है यहाँ, लेकिन हमें क्या निकालना है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, मीन एब्सोल्यूट एरर दिया है, हमें आंसर में भी मीन एब्सोल्यूट एरर ही निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 0.31 क्या आ रहा है, हमारा रिलेटिव एरर आ रहा है, ये हमारा डेल्टा डी बाय डीएम की वैल्यू आ गई 0.31। अब मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा डी 0.31 इंटू डीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, देखो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, डेंसिटी आपकी मास बाय वॉल्यूम के हिसाब से जब चलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वैल्यू इससे भी बड़ी आ रही है, आपका जो डेल्टा डी आएगा वो आपका मोर देन 0.31 आएगा, जबकि मोर देन 0.31 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो एरर डी है वो आपका रिलेटिव एरर ही आंसर में दी है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिलेटिव एरर कितना है डेल्टा डी, और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है डेल्टा डी बाय डीएम। तो अगर आप
इसको ध्यान से देखो, तो मीन एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू होती है हमेशा, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, किससे? रिलेटिव एरर से। रिलेटिव एरर से आपका हमेशा ज्यादा होगा। आपका जो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर होगा वो हमेशा रिलेटिव एरर से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे 0.31 क्या आया? रिलेटिव एरर। और 0.31 से बड़ी कोई वैल्यू इसमें दिख रही है? नहीं, 0.31 से कोई बड़ी वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब आपको यहाँ पे आपको डेल्टा डी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि इसके आगे अगर डेल्टा डी निकालने की कोशिश करोगे वो वैल्यू इससे बड़ी आएगी, लेकिन इससे बड़ी कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा। इसका मतलब यही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 0.31। इसका मतलब कभी कभी हमें इंफॉर्मेशन में मीन एब्सोल्यूट एरर दिया, लेकिन हमें आंसर में देखो फ्रैक्शनल एरर में भी आंसर मिल सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों यही थे सारे आपके न्यूमेरिकल्स। इसके बाद आप और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, आप अपने रेफरेंस बुक्स में जा सकते हैं और इन एरर्स के न्यूमेरिकल्स की और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लेकिन इन न्यूमेरिकल्स में जाने के लिए मैं आपको दोबारा से एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको एरर का मेरा वीडियो नंबर 1 और एरर का जो वीडियो नंबर 2 है उसको देखना पड़ेगा, तभी जाके आप इन न्यूमेरिकल्स में कंफर्टेबल हो पाएंगे। थैंक यू बच्चों।